आज हम लोग जो बात करेंगे, कुछ चीज़ें जो फंडामेंटल बहुत सारे लोगों को मालूम है, वो आप लोगों को समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने में हम लोगों को क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम उसको किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, हमारा क्या स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। सारे लोगों का कॉन्सेप्ट जो हमारी अभी तक के टेबल प्रैक्टिस में हमने देखा है और आप लोग भी देख रहे हो, ये सारे लोग अलग-अलग जा रहे हैं, है ना? सब अपनी-अपनी जगह सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपनी-अपनी जगह सही है। कौन किस कंपनी का उपयोग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। मेडिसिन जहां से जैसा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हमारी प्रैक्टिस में हमारा वैल्यूएशन, खुद का दिमाग, खुद का दिल क्या कहता है ना? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह पर एक ही मेडिसिन का, एक ही तरह के मेडिसिन का कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आप ट्राई करके देख लेना। 90% तक आपको ये लगेगा कि हाँ ये मेडिसिन काम कर रही है, कुछ दिनों के बाद वैसे ही पेशेंट आएगा, काम नहीं करेगी। तब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको केवल कुछ चीजें चेंज करना है। वहां पर पोटेंसी चेंज कीजिए, अर्थात 1:9 के रेशो से 147 में आ जाइए। जितना क्रॉनिक डिसीज होता है उसमें क्या होता है, डिसीज का जो मतलब जो डिसीज फैलती है उसका जो डेवलपमेंट होता है बहुत डीप सीटेड चली जाती है। तो आप सोचते हैं D4 D5 D6 से कवर हो जाएगा, है ना? वहां पर हम लोगों को कुछ चीजें वेरिएशन करने की जरूरत होती है, और वो हमारी टेबल प्रैक्टिस में, हमारी प्रैक्टिस में चार चांद उसी में लगते हैं, है ना? हर आदमी, आप देखो, हर आदमी अपने लेवल पर एक टॉप क्लास मैनर पैदा कर रहा है। आप देखो उसके रिजल्ट उसके हिसाब से सबसे बेस्ट है। आपको ये सोचना चाहिए कि ये ले रहा है तो मुझे भी लेना है, लेकिन लेने के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ रिसर्चर्स, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कुछ रिसर्चर्स कह रहे हैं कि आप केवल और केवल D4 D5 D6 में प्रैक्टिस कीजिए। वो उसके हिसाब से, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो ठीक है। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए, जब होम्योपैथ में अगर ऐसा होता तो वो तो केवल D4 D5 D6 में ही काम कर लेते हैं। चलिए डेसिमल स्केल में ही काम कर लेते हैं। फिर उन्होंने चेंज क्यों किया, है ना? उन्होंने 199 सेंटिसिमल क्यों बनाया? उन्होंने आजकल तो 150,000 50 मिलीसिमल पोटेंसी बना ली, जिसका कोई एग्रावेशन नहीं, जिसका कोई रिएक्शन नहीं। 100% आपका डायग्नोसिस अगर करेक्ट है, सिंगल डोज के अंदर रिजल्ट ले लीजिए आप। तो क्रॉनिक डिसीजेस आप देखते जाइए, बाढ़ आने वाली है बहुत जल्दी। विद इन 5 ईयर होम्योपैथ डॉक्टर्स 30 और 200 1 m डायलेशन भूल जाएंगे। वो केवल और केवल 50 मिलीसिमल पोटेंसिस को निर्धारित करेंगे, प्योरली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर आ जाएंगे। बिकॉज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मैटीजी भी कुछ इसी तरह से, मैटी ग्लोबुल्स जो मैंने कल बताया था उसी प्रकार उपयोग करते थे। एक या दो ग्लोबुल्स डाला, वहां पर दे दिया पेशेंट को, यही काम करते थे, है ना? तो यही चीज आज भी मॉडर्न, जो आप इरा में साइंटिस्ट वे में नहीं जाएंगे तो आप केवल सोचा करिए हम पिछड़ते चले जाएंगे। ठीक है, यही कारण है दोस्तों। ये 1:9 से D4 D5 D6 जो है, ये स्वीकार्य और ऑफिशियल मेथड होती है दोस्तों डाइल्यूशन बनाने की। यानी यहां पर 1:9 रेशियो को फॉलो किया जाता है। इसे हम डेसिमल कहते हैं, डेसिमल स्केल कहते हैं। ये डेसिमल स्केल सबसे पहले डॉक्टर हेरिंग ने होम्योपैथ में लॉन्च किया था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया था। और यहां पर जब उन्होंने D4 D5 D6 का इसका प्रयोग किया था दोस्तों, तो जी राजा बाबू सर, तो वहां पर डॉक्टर हेनीमैन ने सेंटिसिमल प्रॉपर्टी की, सेंटिसिमल पोटेंसी की जब होम्योपैथी में लॉन्च किया था, तो डॉक्टर हेनीमैन साहब ने वहां पर लॉन्च किया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और आजकल तो 50 मिलीसिमल से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, जब आपके पास कंपनी के द्वारा स्पेजरिक आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये स्पेजरिक एसेंस आपको D3 में होता है, D4 में था, मुझे नहीं मालूम। ज्यादातर लोग तो यही बोलते हैं कि हम आपको D3 में दे रहे हैं, लेकिन वो D3 में दे रहे हैं क्योंकि डायल्यूशन इसी D3 के बाद बनेगा, है ना? आपके पास क्रूड एसेंस है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना खुद D1 D2 D3 बनाइए। आपके पास अच्छी कंपनी का एसेंस है, आपके पास वेको का एसेंस है, दीपक सिन्हा जी का एसेंस है, हरविंदर जी का है, रेविसन इंडिया का है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट स्पेजरिक D3 से D4 D5 D6 में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको यहां पर जो प्रोसेस है, यहां पर ये प्रोसेस आपको जो इस्तेमाल करना है, वो प्रोसेस ये होती है, इस D3 का 1 ml लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, 1:9 के रेशियो से इसको तोड़ते हैं, है ना? तो आप 10-10 ml तो बनाने से रहे, आप सीधा ये समझिए 3 गुना 3 27 यानी 30 ml।
ये आपने बनाया 3 ml स्पेसिफिकेशंस का लिया, 27 ml। अब आपको अगर पोटेंटाइज नहीं करना है तो प्योर डिस्टिल वाटर में यूज कीजिए। कल तो छुट्टी है, पर मैं कल क्लास लूंगा, सैटरडे संडे सब दिन क्लास लूंगा पूरा 1 महीने। अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, मैं कंटिन्यू मेरी क्लास रखूंगा दोपहर में। यदि 3:27 का रेशियो है और 30 ml है, अगर आपको डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन है, आपको हिलाने की जरूरत नहीं, आप हल्का सा मिक्स कर लीजिए, ये आपका डायरेक्टली मिल गया, है ना, डायरेक्ट मिल गया, ये आपका बन गया D4। अब इस D4 का यहां पर फिर से आप 3 ml लीजिए, 27 ml आपको डिस्टिल वाटर लेना है, आपको 30 ml बन गया, ये आपका D5 बन गया। हल्का सा मिक्स कर लीजिए। इसी D5 का फिर आपको 3 ml लेना है और 27 ml आपको DW लेना है, इसको मिक्स करना है, ये 30 ml, ये हो गया D6। ठीक है, आप डायरेक्ट डिस्टिल वाटर बेस ऐसे ही बना सकते हैं, ये लीगल अप्रोच है, वास्तव में ये लीगल अप्रोच है। और इस लीगल अप्रोच के अकॉर्डिंग दोस्तों आप बिल्कुल एक साफ बॉटल का उपयोग करके 100 ml वाली बॉटल आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, उसमें आपको हिलाने में आएगा। आप प्योर 30 ml वाली लेंगे तो उसमें आप हिला नहीं पाएंगे, है ना, आपको थोड़ा सा हिलाने में आएगा, मिक्स करने में आएगा, ताकि डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन को आप आसानी से उसमें मिक्स कर सकें। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये आती है कि अगर डिस्टिल वाटर बेस हम इतनी सारी मेडिसिन बना के रखेंगे तो उसमें तो फंगस आ जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, ये दिक्कत है उसमें। लेकिन जब आप वहां पर थोड़ा सा चेंज करते हो टेक्निक को, उस टेक्निक में वहां पर, जी कन्हैया सर गुड आफ्टरनून, ठीक है, वो टेक्निक को जब आप चेंज करते हो दोस्तों, यानी वहां पर आप थोड़ा सा चेंज ये करिए कि आप अगर इन सारे प्रोटोकॉल्स को वहां पर 19 से अगर बना रहे हैं, वहां पर आप RS का इस्तेमाल करें। अगर ग्लोबल्स बनाना है आपको, रेक्टिफाइड स्प्लिट का इस्तेमाल करें, तो वहां पर 3 ml आपको मेडिसिन लेना है, 27 ml आपको RS लेना है, आपका ये D4 बन गया। ठीक है, ये ग्लोबल्स बनाने के लिए इसी प्रकार से आपको यूज करना है, D4 भी, D5 भी, D6। आप यहीं से D4 3 ml लीजिए, 27 ml RS लीजिए, आप ये D5 बन गया। इसी का 3 ml लीजिए, 27 ml RS लीजिए, ये आपका बन गया 30 ml। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगी कि कोई भी चीज अगर डिस्टिल वाटर से डिस्टिल वाटर में बना रहे हो तो आप मिक्स कर रहे हो, उसके जो डाइल्यूशन होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है वहां पर। लेकिन यदि आप डिस्टिल वाटर से RS में बनाएंगे, गड़बड़ है, आपकी मेडिसिन पूरा गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर आप शुरू से ही RS बेस्ड मेडिसिन का उपयोग करेंगे तो ही ये फार्मूला ट्रू होगा, सही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहां पर डीजल का उपयोग करें तो 700 ml DW में आप RS 100 ml मिला लीजिए, ये व्हीकल आपका तैयार हो गया, है ना, ये व्हीकल तैयार हो गया। अब यहां पर आपको पोटेंटाइजेशन करना जरूरी है, स्ट्रोक देना जरूरी है भाई। क्यों स्ट्रोक देना है? अगर आपने डिस्टिल वाटर बनाया 700 ml DW में, RS आप 100 ml मिला लीजिए, ये व्हीकल तैयार हो गया। लेकिन आपको यहां याद रखने की जरूरत है कि डिस्टिल वाटर में कभी भी RS घुलनशील नहीं होता, तब तक नहीं होता जब तक आप उसको स्ट्रोक नहीं देंगे। उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा तब तक वो उपयोग का नहीं। आप जब इसको मिला कर रख रहे हैं, आप अच्छी तरीके से उसको मिक्सअप कर लीजिए, पोटेंटाइज कर लीजिए, 8-10 बार हिला लीजिए। इसमें जो डिस्टिल वाटर है उसमें RS के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे, और मिक्सअप हो जाएंगे वो यूज के काबिल हो जाएंगे। फिर वो आपका लंबे समय तक, आप यही चीज डिस्टिल वाटर की जगह इसमें प्रिपेयर करके रखेंगे, आप लंबे समय तक वहां पर प्रिपेयर करके रख सकते हैं। लंबे समय तक, आपको जितना लंबा समय रखना है आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं दोस्तों। ये जैसे ये प्रिपरेशन है, ठीक है, ये मही बैक पोटेंसी का प्रिपरेशन है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, लंबे समय तक कर रहे हो, तो आप ये प्रोसेस कीजिए। अगर आप पेशेंट को बना के दे रहे हैं तो डिस्टिल वाटर का प्रयोग कीजिए। यदि आपको ग्लोबल प्रिजर्व करना है तो आपको RS बेस का प्रयोग करना। इसलिए मैंने तीनों टेक्निक आपको बता दिए, आपको पूछने की जरूरत नहीं। अपने पेशेंट को देते हो डिस्टिल वाटर बेस दीजिए, क्योंकि अल्कोहल कई बार पोटेंशियली नहीं होता है, पेशेंट ले भी नहीं पाता, गवर्नमेंट की तरफ से इसको बैन किया गया है, आप यूज नहीं कर सकते, आपके क्लिनिक पे मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप डीजल बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ज्यादातर लोग डीजल का प्रयोग करते हैं दोस्तों।
करेक्ट। लेकिन आपको ग्लोबल्स एमएमपी बनाना है तो आपको आरएस बेस बनाना पड़ेगा, तो ये आपको बना के रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये टेक्निक है जो 1:9 रेशियो को फॉलो करते हैं उनके लिए, ठीक है। अब दूसरी तरीके से बात करते हैं हम, ठीक है। दूसरी तरीके से अगर हम बात करें, कुछ लोग डायरेक्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं, है ना। कुछ जो फार्मेसी वाले हैं वो कहते हैं आप तो यहां पर यदि तुरंत डाइल्यूशन बनाना है, आपके पास अवेलेबल नहीं है आसानी से रूटीन प्रैक्टिस में, अगर आप डाइल्यूशन बनाना चाहते हैं, किंतु ये अनऑफिशियल मेथड है, याद रखिएगा। ये टेम्परेरी बेनिफिट के लिए है लेकिन टोटल अनऑफिशियल मेथड है। इसका रिजल्ट कैसे आएगा ना आपको पता ना मुझे पता। यदि आपके पास D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 तक अगर आपके पास डाइल्यूशन बन के तैयार रहेंगे और सेपरेट डाइल्यूशन बन के तैयार रहेंगे, मेरा दावा है उसका रिजल्ट इंडिया में किसी भी फार्मेसी के मेडिसिन पर आप यूज कर लीजिएगा, टॉप क्लास रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो सेल्फ अलग अलग प्रिपेयर करके उनकी प्रत्येक रेमेडीज का अलग अलग लेवल पर पोटेंटाइजेशन या डाइल्यूशन बनाकर आपने रखा हुआ है। जब जिस मेडिसिन का आपको डाइल्यूशन बनाना है उतना उतना एमएल लेकर आप ताजा बना लीजिए, मिक्स कर लीजिए, पेशेंट को दे दीजिए। लेकिन अगर आप एक साथ उसको उठाते हैं, एक साथ आप कई मेडिसिन का डाइल्यूशन एक मिक्सचर में बनाते हैं, उसमें आपको रिजल्ट आने में थोड़ा वेरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां कैरेक्टर परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि हर रेमेडी का एक कैरेक्टर है। S1 है, S1 का कैरेक्टर मैंने लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लेवल पर आपको नक्स भूमिका का पूरा डिटेल बताया, है ना। वो S1 का कैरेक्टर है। अभी जब मैं आपको आपको लाइकोपोडियम बताऊंगा S2 के लेवल पर, उसका पूरा कैरेक्टर अलग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर जब आप अलग अलग बना कर रखेंगे और उसको वक्त आने पर जब आपको मिक्स करना, बहुत आसानी से आप मिक्स करके दे देंगे, ठीक है। इसलिए याद रखना, जब आप डायरेक्ट डाइल्यूशन बनाओगे, ये अनऑफिशियल मेथड है दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या करें, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है, याद रखिएगा, सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पूरी प्रैक्टिस में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी व्हीकल ले लीजिए, मान लो आप डिस्टिल वाटर ले रहे हो, है ना। 30 ml की बॉटल लेकर, 30 ml डिस्टिल वाटर लेकर, यदि आपने यहां 30 ड्रॉप डाल दिया, ये D4 बन गया। 30 ml में आप यहां पर डायरेक्टली अगर 20 ड्रॉप डालते हैं, ये आपका D5 बन गया। और यहां पर यदि 10 ड्रॉप डालते हैं 30 ml में, ये आपका D6 बन गया, ठीक है। ये पर्टिकुलरली 30 ml के बाटल लेकर उसमें 30 ml डिस्टिल वाटर डालकर वहां पर 10 ड्रॉप आपने D3 से डाला, ये आपका D4 D5 D6 से डल गया, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोसेस है, ये D4 बनाने की, ये D5 बनाने की, यहां D6 बनाने की, ठीक है। लेकिन दो चीज चली आ रही है, दो चीज चली आ रही है। कुछ लोग ये प्रमोट करते हैं कि इस 30 ml में जितनी भी मेडिसिन का आप डालना चाहते हो उसका टोटल मिला के 30 ड्रॉप डालना है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि जितनी मेडिसिन डालो सब 30 ड्रॉप के हिसाब से डालो। मान लो आपको 5 मेडिसिन डालना है, सबके सब मेडिसिन 30 ड्रॉप 5 बार डालो, मतलब 150 ड्रॉप डालो आप। मेडिसिन का वेस्टेज कितना हो रहा है दोस्तों, है ना। याद रखना, ये केवल एक तरीका है, लेकिन सेटिस्फेक्शन दिल से जो लोग साइंटिस्ट वे में बात करते हैं वो समझ नहीं सकते, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब 30 ml में टोटल 30 ड्रॉप डालोगे तो हम मान सकते हैं हाँ ठीक है ये D4 का क्राइटेरिया है। लेकिन अगर सभी ड्रॉप जितनी भी डालना है मेडिसिन के सबके 30 ड्रॉप डालो तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सीखने, तो उनको जब ये मैं पूछता हूँ बोले आप कैसे कर रहे हो, तो बोले ऐसे। मैंने कहा भाई इसका साइंटिफिक वैल्यूएशन बताओ, आप कितना मेडिसिन वेस्ट कर रहे हो। बोले सर हम तो हर दूसरे महीने में हमारा तो 100 ml का D3 खत्म हो जाता है। मैंने कहा भाई तुम क्या कमा रहे हो, कुछ भी नहीं, ठीक है। याद रखना, यहां पर कहते हैं 30 ml में हर मेडिसिन का 20-20 ड्रॉप डालो। भाई ये तो मेडिसिन का वेस्टेज है, ये आप क्या बना रहे हो, क्या डायल्यूशन बना रहे हो भाई, मुझे समझ में नहीं आया, है ना। यहां पर 20-20 ड्रॉप ईच डाल रहे हो तो ये भी मुझे समझ में नहीं आया, है ना। और 30 ml में 10 ड्रॉप डालो D6 का, तो ये भी समझ में नहीं आया। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं दोस्तों, इस प्रोसेस में केवल 30 ml में 30 ड्रॉप आप डाल रहे हो तो मैं थोड़ा समझता हूँ हाँ ठीक है ये लीगल है। 30 ml में 20 ड्रॉप डालते हो तो ये भी लीगल है, 30 ml में 10 ड्रॉप डालते हो तो ये भी लीगल है, ठीक है।
है ना, ये थोड़ा सा समझ में आता है, इसको डालो, लेकिन हर मेडिसिन की इतनी इतनी ड्रॉप मत डालो भाई, पूरा मेडिसिन का वेस्ट कर रहे हो आप, है ना, याद रख लेना आप इसको, ठीक है। तीसरी बात, जब आप यहां पर कोई नया टेक्निक यूज करते हो, यानी कुछ प्रैक्टिशनर हमें कहते हैं रूटीन प्रैक्टिस में लोअर डायल्यूशन का प्रयोग करो, हायर डायल्यूशन का प्रयोग करो, ठीक है, तो याद रखना, चाहे वो 19 से हो या 147 से हो, दोनों कंपनी वाले, दोनों टेक्निक वाले यहां पर इस जो डायल्यूशन है, इस डायल्यूशन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। वो D3 का ओरिजिनल किट ले लेते हैं उस स्पेक्ट्रिक एसेंस से, या फिर क्रूड लेकर D1 D2 D3 बनाते हैं, और फिर उस D3 से D4 से वहां पर D4 बना, कुछ लोग डायरेक्ट D3 से बनाते हैं, होम्योपैथ में तो D3 से डायल्यूशन बनाया जाता है, कुछ लोग D4 बनाते हैं और D4 से डायल्यूशन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सिखाया जा रहा है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब आप D3 बन गया, D3 के बाद में यहां पर डायल्यूशन बनना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी आप जो मदर एसेंस आपने बना लिया, स्पेक्ट्रिक एसेंस D3 में बना लिया, उस D3 से आपको डायल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर दोनों तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, दोनों तरह से। यहां पर मैं जो यूज करता हूं 147 को रेशियो को सबसे ज्यादा यूज करता हूं। 1:9 रेशियो का मैं फिर एक बार बोलूंगा, 1:9 रेशियो को जो बनाते हो D4 से D10 तक, ये न्यूट्रिशन के बिहाफ पर टॉप क्लास रेमेडी है। आप किसी भी बॉडी के ऑर्गन को न्यूट्रिशन देना चाहते हो, 1:9 रेशियो को फॉलो करो। 1:9 रेशियो बहुत ब्रिलियंट काम करता है, बहुत सॉलिड काम करता है। जहां मॉलिक्यूल्स की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, वहां पर अगर आप किसी हार्मोन या एंजाइम के लेवल पर काम करना चाहते हो, 1:9 का उपयोग करिए, बहुत ब्रिलियंट काम करेगा। लेकिन याद रखना, जहां ऑटो इम्यूनिटी की बात होगी, जहां पर ऑटो रेगुलेशन की बात होगी, आपको याद रखने की जरूरत है, ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से ब्रेन को जितना ब्लड चाहिए ऑटो रेगुलेशन के हिसाब से वो उतना ही लेगा। आप कितना भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स दे दो, कितना भी ज्यादा न्यूट्रिशन दे दो, नहीं लेगा। आप जब 147 में जाओगे ना, एडॉप्टेशन करेगा वो, है ना, जितना उसको नेसेसरी जरूरत है अपनी हीलिंग के लिए वो ले लेगा, है ना। नेगेटिव जाना पड़ेगा, जब आप बॉडी को, ब्रेन और बॉडी के लेवल को मेंटेन करना चाहते हो, तब भी आपको नेगेटिव का यूज करना है ना। आप मान लो किसी को यूरिन का फ्लो नहीं हो रहा, या यूरिन का फ्लो बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। एक पर्टिकुलर लोअर ट्रैक में यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम है, वहां पर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको 1:9 रेशियो बहुत टॉप क्लास काम करेगा। लेकिन अगर मान लो यहां से प्रॉब्लम है, तो ब्रेन में आपको मालूम होना चाहिए कि 54 ब्रॉडबैंड एरिया, 52 टू 54 वहां पर जो वर्क करते हैं, जो बॉडी के कंट्रोल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम है उस सिस्टम का जो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको नेगेटिव में जाना पड़ेगा, C17 200, C2 का 200, ठीक है। इसीलिए आपको यहां पर दोस्तों डेफिनेटली अपने हर प्रकार के जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए मोर नेगेटिव आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जब आप डायल्यूशन बनाएंगे, तो मेरा यह मानना है कि पुराने समय में क्या होता था कि मेडिसिन खराब ना हो, इसलिए यहां पर अलग एक रेशियो बनाया गया था, यहां पर 2 ml जो है RS मिला दिया जाता था, ठीक है। पहले क्या होता था, 147 की जगह 149 का रेशियो बनाया जाता था, और यहां पर 50 स्ट्रोक दिए जाते थे। उसका रीजन ये था, ये 2 ml RS डालने का मतलब ये होता था कि 147 का रेशियो, यानी 1 ml मेडिसिन, 47 ml व्हीकल। आप व्हीकल डिस्टिल वाटर ले सकते हो, आप डीजल ले सकते हो, प्योर RS ले सकते हो, जो आपको लेना है, ठीक है, वो ले सकते हो आप, है ना। लेकिन अगर यहां पर आपने डिस्टिल वाटर लिया तो 2 ml RS मिलाइए, अगर प्योर RS लिया तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। आपका बना 148 रेशियो, आपको 48 स्ट्रोक देना है, ठीक है। अगर यहां पर आपने 2 ml RS इसमें मिला दिया, 50 है तो 50 स्ट्रोक आपको देना है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, तो यहां पर ये चीज डिपेंड करता है कि जो कंपनी है उस कंपनी से पूछिए कि आपका मेडिसिन कौन से डायल्यूशन में बनेगा। 1:9 तो आप 1:9 को फॉलो करिए, अगर वो कहता 147 तो आप 147 को फॉलो करिए। यहां पर 147 को फॉलो करने से ये बनता है आपका फर्स्ट डायल्यूशन, इतने स्ट्रोक दे दीजिए, फर्स्ट डायल्यूशन बन गया, ठीक है। मैं ज्यादातर डीजल में बना के रखता हूं, और मेरे पास जितना भी डायल्यूशन है 10th तक मेरे खुद के द्वारा बना हुआ,
और 10th के बाद में डॉक्टर AK सिंह सर से लिया हुआ बैक पोटेंसी है। ठीक है, वो बैक पोटेंसी भैया इतना सारा मेरे पास जगह नहीं है कि मैं बना सकूं, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया आप मुझे बैक पोटेंसी दे सकते हैं, वो बनाते हैं, मुझे दे दिया। मेरे पास सारी बैक पोटेंसीज है। बहुत सारे लोग इसको वो करते हैं कि ये होम्योपैथिकली काम करती है, लेकिन दोस्तों मेडिसिन तो इलेक्ट्रोमोपैथ की है, काम तो हम इलेक्ट्रोमोपैथ के सिद्धांत पे ले रहे। होम्योपैथ के सिद्धांत होता तो एक मेडिसिन देते, यहाँ तो हम कई मेडिसिन का एक साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जब पोटेंसी को सबको हमने बना के रख लिया, अब मुझे यहाँ पर प्रोटोकॉल देना है। मान लो मुझे ब्लाइंड वर्ड पे काम करना है ना, ब्लाइंड वर्ड्स पे काम करना है। आप कितना भी 1:9 से रेशियो में फॉलो करिए, आप केवल D7 D8 D9 को फॉलो करिए, है ना, आपका वर्ड्स ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 डायल्यूशन में S2 C4 L1 वेन1 और A2, ये आपने 30 डायल्यूशन में इक्वली मिक्स करके 30 डायल्यूशन मिक्स कर लिया, इसकी MMP ग्लोबुल्स बना ली, और केवल दो दो ग्लोबुल्स दिन में 4 बार 1 गिलास गुनगुने पानी में, 6 बार 1 गिलास गुनगुने पानी में, केवल 2 ग्लोबुल्स 20 नंबर या 30 नंबर 2 ग्लोबुल्स गुनगुने पानी में देना चालू किया। कुछ समय बाद बोला यार क्या गजब के रिजल्ट आए, और अच्छे चाहिए। S1 का और स्लास का 30 पिल्स MMP बना लीजिए, और दो दो ग्लोबुल्स इसी को अल्टरनेट करके आइट साइड में 10-10 मिनट के गैप करके देना चालू करे। रिजल्ट तो पूछेगा 1 महीने बाद पेशेंट से कैसे फील कर रहा हो, तो ये इसी रेशियो में बनेगा 147 में। ठीक है, इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि डायल्यूशन की बात करें, तो डायल्यूशन ही मैं बता रहा हूं कि ये 147 के रेशियो में जितना डीप में जाकर काम करना है आपको, उतना डीप में जाकर काम कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहां से ये फर्स्ट डायल्यूशन है, इसका आपने 1 ml लिया, अब यहां 47 ml आपने डीजल मिला लिया, और इसको 40 स्ट्रोक दे दिया आपने। ठीक है, ये आपका बन गया सेकंड डायल्यूशन। यही सेकंड से आपने 1 ml लिया, 47 ml आपने डीजल मिला लिया, फिर 48 स्ट्रोक दे दिए, ये तैयार हो गया आपका थर्ड डायल्यूशन, है ना। आप 19 में करें 147 में करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी प्रिपेयर करके रखिए, है ना। 10th तक चाहे 19 147 बस इतना ही लगेगा ना। मेडिसिन कभी भी कोई भी प्रोटोकॉल, ये मैंने बताया आपको जो अभी बताया था, आप मिला लीजिए और दे दीजिए पेशेंट को। ये जो रिजल्ट देगा दुनिया में कभी भी, आप जो डायरेक्ट दे रहे हो ना, डायरेक्ट से कभी वो रिजल्ट मिल जाए तो टेली कर लीजिएगा आप। एक पेशेंट को आप डायरेक्ट मेथड से बना के दीजिए, और एक पेशेंट को जो डायरेक्ट मेथड से दे रहे हो, भाई आप भी तो D4 D5 D6 में ही दे रहे हो, है ना, यही दे रहे हो आप भी तो, फर्स्ट डायल्यूशन, थर्ड डायल्यूशन, फिफ्थ डायल्यूशन, 10th डायल्यूशन, यही दे रहे हो ना, है ना। माइग्रेन में 10th डायल्यूशन यूज करके देख लेना, पता चल जाएगा आपको कितना क्विक और कितना फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है ना। तो आपके पास अब सारी मेडिसिन प्रिपेयर है, आपने सारी मेडिसिन, मान लो माइग्रेन में आपको देना है S1 C1 A1 F1 वर1 Y, है ना, ये एक्यूट में, और क्रॉनिक में Y की जगह WE, ये क्रॉनिक में, है ना। आपके पास ये सब बना हुआ है 10th डायल्यूशन में, आपने सबको इक्वल मिला लिया, है ना। वहां पर एक्यूट में देना वाई, क्रॉनिक में देना WE, आपने मिला लिया और पेशेंट को निकाल के दे दिया। कितनी देर लगी आपके पास, है ना। आपके पास बना हुआ है, और सब सेपरेट बना हुआ है। सबकी जो क्वालिटी होती है, सबकी जो क्वांटिटी होती है, सबके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेस्ट फॉर्म में मौजूद है, बेस्ट फॉर्म में, क्योंकि आपने अलग अलग प्रिपेयर कर रखे हैं। ठीक है, बेस्ट फॉर्म में इमीडिएट रिस्पांस देंगे। लेकिन आप कह रहे हो मैंने तो सर S1 C1 A1 F1 वर1 सबको मिला लिया था, और मिलाकर मैंने इसको वहां पर D4 या फर्स्ट डायल्यूशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसकी क्वालिटी में और अलग सिंगल क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आएगा दोस्तों, बहुत वेरिएशन आ रहा है, बहुत ज्यादा। जब सबको अलग अलग, अभी मैं नशा मुक्ति ड्रॉप बताऊंगा आपको। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर जुगराज सर, मैंने उसको फर्स्ट डायल्यूशन में प्रूव किया। मैं केवल फर्स्ट डायल्यूशन 147 से देता हूं, नशा मुक्ति हो जाता, मैं फ्री में देता हूं। 10,000 प्लस लोगों को मैं ये चीजें सिखा चुका हूं, आप डॉक्टर्स को। ठीक है, कई लोग यहां पर इसका उपयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर आपके टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप और इसी नक्शा मुक्ति ड्रॉप को 10th डायल्यूशन में लिया, और 10th डायल्यूशन में से भी 450 ml डिस्टिल वाटर में 10th डायल्यूशन का 5 ड्रॉप डाला। मैंने 100 से 200 250 300 ड्रॉप वहां पर मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद उसका उपयोग किया। यानी 10th डायल्यूशन में जाकर भी आप 450 ml के डिस्टिल वाटर में केवल 5 ड्रॉप डाले आपने,
केवल 5 ड्रॉप, है ना। और उस नशा मुक्ति ड्रॉप के 5 ड्रॉप 10th डायल्यूशन में डालकर आपने मिक्स करके पेशेंट को दिए, उसमें उसने वाइन छोड़ दिया, उसका वजन ढीला होने लग गया, उसके जितने सूजन थी वो चली गई, जितने साइड इफेक्ट थे वो चले गए, कई लोग जिनका मुंह नहीं खुलते थे मुंह खुलने लग गए। ठीक है, तो ये क्या चीज हुआ? मैंने तो नहीं करा, मैंने तो बेस बनाना सिखाया उनको, लेकिन मैंने तो नहीं करा, ये आप ही में से किसी ने करा, ये नहीं उन्होंने किया, है ना। तो ये जितना अपना माइंड को डाइवर्ट करेंगे, आप आगे अपडेट करेंगे, यू आर द बेस्ट। इलेक्ट्रोमोपैथी इज कंप्लीट साइंस। ठीक है, तो उम्मीद करिएगा इस चीज को जो मैंने बताया ये कंप्लीट साइंस के लेवल पर बताया, इसका कोई तोड़ नहीं है इलेक्ट्रोमोपैथ में, बस इतना याद रखिएगा। आप अभी तक कर रहे हैं ना, करके देखिए, एक बार आप ऐसा करके देखिए कि आप सारी मेडिसिन जो इलेक्ट्रोमोपैथ के 38 प्लस जो भी आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, 60 प्लस मेडिसिन, सबको आप अलग अलग बना लीजिए, और अलग अलग बनाने के बाद में आप इसके रिजल्ट एक बार देख के देखिए। आप ज्यादा मत बनाइए, आप 30-30 ml बना लीजिए, और जब आपको पेशेंट को देना हो ना, जब आप देकर देखिए, और एक पेशेंट को उसी तरह का एक पेशेंट ढूंढिए, और उसको आप जो पुरानी टेक्निक होता है उससे बना के देखिए, आप रिजल्ट देखिएगा। इस टेक्निक का जो सेपरेट आप बना के रखेंगे, क्योंकि आप जब किसी को मिला देते हैं प्लांट को, उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। यानी आप देखिए S1 में 9 प्लांट है, C15 में और प्लांट है, आप उन्हें दोनों को मिला दिया, और तीसरा चौथा पांचवा मेडिसिन और मिला दिया, कितने प्लांट मिला दिया आपने? वो कहां जा रहा है? उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा, है ना, उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सिलेक्टेड 3 से 4 मिनट। हाँ, आप अगर कोई बैस बनाते हो, बैस आपका वो हथियार होता है जो ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन देने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी बेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड डायल्यूशन D4 D5 D6 के लेवल पर उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन देता है, बाकी के जितने सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो कॉज निकल कर आता है डिसीज का, उस कॉज के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल तय होता है ना। प्रोटोकॉल ऐसे तय नहीं होता है सर गाल ब्लैडर स्टोन का प्रोटोकॉल बता दो। इलेक्ट्रोमोपैथ में आप नहीं आई है, आपकी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोमोपैथ पे, आप फेल हो। लाइट थोड़ी सी चली गई थी। ठीक है, तो ये चीज विशेष तौर से आप लोगों को समझना है दोस्तों, कि हम यहां पर क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आप इसी तरह से ऊपर से नीचे तक कितने डायल्यूशन बनाना चाहते हैं? मेरा मानना है 10th डायल्यूशन बहुत है, क्योंकि D10 के बाद कभी भी किसी भी ऑर्गन में या इलेक्ट्रोमोपैथ में जब 147 का सेकेंड डायल्यूशन बनाते हो, उसके बाद आप इलेक्ट्रोमोपैथिक मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स को प्रूफ नहीं कर सकते। जो मॉलिक्यूल्स होता है जो ये बताता है कि इस प्लांट में जो चीज मौजूद है, वो प्लांट के एक्सट्रैक्ट यहां पर D10 के बाद आपको नहीं मिलेंगे। D10 के बाद D11 में भी ढूंढोगे तो थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहां पर 10th सेकेंड डायल्यूशन के बाद आपको धीरे धीरे करके केवल एनर्जी मिलेगी, उस प्लांट की एनर्जी मिलेगी, और मैंने पहले ही समझाया एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, डिजनरेट डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। यानी एक बार आपने पोटेंटाइज करके मेडिसिन रख लिया, ग्लोबल्स बना लिया, 1 ईयर तक, 1 साल तक वो खराब नहीं होगा। आपने पोटेंटाइज करके रख लीजिए, और जो पोटेंसी बना के रखी है RS में, वो तो जब तक वहां मौजूद है तब तक एज इट इज एनर्जी लेकर रहेगी, कभी खराब नहीं होगी। इसलिए मैं इस चीज को प्रूवन करता हूं, इस चीज को प्रूव करता हूं, इस चीज को पसंद करता हूं। ठीक है, लेकिन अगर हमें मेडिसिन पेशेंट को देना, महिला को देना है, वो कभी भी RS प्रमोट नहीं करेगी, आपको डिस्टिल वाटर या डीजल बेस ही देना है। ज्यादातर लोग डिस्टिल वाटर या डीजल बेस ही उसका उपयोग करते हैं और टॉप क्लास रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, जब आप यहां डायल्यूशन बनाने बैठते हैं ना, तो 147 में आप यहां से बनाकर 1,000 10,000, अभी तक हमने 10,000 डायल्यूशन तक का उपयोग किया है। हम 10,000 जो डायल्यूशन है, 10,000 डायल्यूशन को भी मैं प्रैक्टिकल यूज कर चुका हूं दोस्तों। ठीक है, और मैं सबसे बड़ी चीज है, इलेक्ट्रोमोपैथ में बहुत वेरिएशन लाया हूं। एक्सटर्नल लेवल पर मैंने स्मेल थेरेपी बनाई, मैं बहुत सारी मेडिसिन को स्मेल करा रहा हूं, और प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पर पूरी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी पैथोलॉजी के साथ जिम्मेदारी के साथ पेशेंट को समझाता हूं, डॉक्टर को समझाता हूं कि आपको जो मेडिसिन यूज करना है इस तरह से यूज करना है ना। और जब वहां पर वो डॉक्टर उस मेडिसिन को यूज कर रहा है, उसको 2 गुना रिजल्ट। आपके पास अगर कोई बड़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर का कोई मरीज आता है, जादू दिखाना है आपको, किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, जादू दिखाना है आपको, है ना। आप में से सिंथेसिस कितने लोगों ने यूज किया है?
है ना। आरएस बेस सेकंड डाइल्यूशन बनाकर तैयार रखिएगा आपके पास, सिंथेसिस का आरएस बेस सेकंड डाइल्यूशन बनाकर तैयार रखिएगा, और जब भी इसका उपयोग करेंगे आप, आपको अमृत ही अमृत मिलेगा। बस आपको एक इलेक्ट्रिसिटी ऐड करना है इसमें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, केवल सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन में आप डब्ल्यू के 5 ड्रॉप डाल लीजिए। ठीक है, 30 ml में वहां पर डब्ल्यू के 5 ड्रॉप डाल दीजिए, स्मेल को दे दीजिए। हेडेक हो रहा है, क्रॉनिक हेडेक है, ठीक है, यही प्रोटोकॉल 5 ड्रॉप कॉटन में डालकर उसको स्मेल करने को दे दीजिए। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्यूट हेडेक है, बहुत सीवियर है, वॉमिटिंग हो रहा है उसको, और वहां पर सिंथेसिस वाई को दे दीजिए स्मेल करने को, इमीडिएट 10 मिनट के अंदर पेशेंट बोलेगा मैं रिलीफ हो गया। हमारे यस सर बैरागढ़ वाले टॉप स्पेशलिस्ट हैं इसके। ठीक है, याद रखिएगा, जब आपके पास पेशेंट आया हाई बीपी लेकर आया है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पेशेंट अंदर आया हाई बीपी नोट करके उसको दिखा दीजिए, मॉनिटर देखिए आपका बीपी इतना है, लिख के दे दीजिए उसको, है ना। और 15 मिनट कहना मैं दूसरी दवाइयां बना रहा हूं, तब तक आपको स्मेल करके देता हूं। सिंथेसिस सेकंड डायल्यूशन प्लस वाई को आपने वहां पर डालकर स्मेल कराना है। सिंथेसिस 30 ml ले लीजिए, उसमें वाई के 5 ड्रॉप डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, और पेशेंट को 5 ड्रॉप जो है आरएस में डालकर स्मेल कराने के लिए दे दीजिए आप। ठीक है, कॉटन में डालकर आप स्मेल कराइए 1 मिनट तक, और 10 मिनट बैठे रहने दीजिए। 10 मिनट बाद बीपी चेक कर लीजिएगा, आपका होश उड़ जाएगा कितनी जल्दी काम किया। ऐसे कैसे काम किया भाई, है ना। समझना है तो आपको थर्ड सेम में मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, नोज इन्फेक्टरी और नेजल ऑयल थेरेपी और स्मेल ऑयल थेरेपी आपको समझना पड़ेगा। मोर देन 200+ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके माध्यम से हम बॉडी के हेड टू टेल तक 45 पॉइंट्स के एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्लस हमारे स्मेल थेरेपी नेजल ऑयल थेरेपी के माध्यम से टॉप क्लास रिजल्ट हम लोग यहां पर ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये पूरा यूनिक है जो इलेक्ट्रोमैथ में किसी दूसरे के पास अवेलेबल नहीं है। हमारी एज फैमिली ने प्रैक्टिस किया है, समझा है और उसको प्रमोट किया है दोस्तों। ठीक है, चौथी मेथड भी है। कुछ रिसर्चर कहते हैं कि आप ये कुछ मत करिए, आपको तुरंत डायल्यूशन बनाना है, कोई बात नहीं, है ना। वो कहते हैं हाई पोटेंसी कुछ होती नहीं, लेकिन करते वही चीजें हैं। लेकिन जो समझने वाला जो होता है, आप और मैं आज समझ जाएंगे तो कल हम उनको भी खड़ा कर सकते हैं। याद रखिएगा, रूटीन प्रैक्टिस में बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन इस प्रकार के मेथड से आसानी से डायल्यूशन जो बनाने के प्रोसेस है, जिसमें आप जब जरूरत पड़े जब आसानी से डायल्यूशन बना लीजिए। ठीक है, लेकिन ये अनऑफिशियल मेथड है, अनऑफिशियल, यानी इसके रिजल्ट कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों। ml DW ले लीजिए, और इसमें आप 6 ड्रॉप ठीक है, आपको ये देखना है ये किस लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हो आप। 30 ml ने डिस्टिल वाटर में 60 ड्रॉप या 3 ml डालो, ये आपका स्पेशल दोस्तों डायल्यूशन का लेवल तय हो गया। ठीक है, ये जो डायल्यूशन बन रहा है, ये डायल्यूशन जो कहला रहा है दोस्तों, इसको आप यहां पर लोअर डायल्यूशन कह रहे हो। जब 30 ml डिस्टिल वाटर में 1 ml यानी 20 ड्रॉप डाला, आप इसको कह रहे हो मीडियम डायल्यूशन। अब जब आप 100 ml में 2 ड्रॉप डाल रहे हो, आप इसको कह रहे हो कि साहब ये आपका लोअर डायल्यूशन हो गया। ठीक है, आपने इसको लोअर डायल्यूशन बन गया। लेकिन आपको और हाई चाहिए, आपने कहा 1 लीटर पानी लो, उसमें 2 ड्रॉप डाल दो, ये लाइटर डायल्यूशन हो गया। आपने कह दिया हाँ साहब ये लाइटर डायल्यूशन है भाई,
इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। आप डायल्यूशन वही कर रहे हो, 30 डायल्यूशन 200 1 एम, लेकिन तरीका आपने बदल दिया, है ना, तरीका आपने बदल दिया, और प्लेन डिस्टिल वाटर बना के मेडिसिन पेशेंट को दे दिया, तरीका आपने बदल दिया। ठीक है, यही चीज है जो टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है, जब टेक्निक कोई भी हो, ठीक है, टेक्निक कोई भी हो, लेकिन तरीका आपके अनुसार होना चाहिए। जब आप यहां पर किसी भी प्रकार से पेशेंट को कोई भी मेडिसिन बना के दे रहे हो, तो यहां पर डोज और डायल्यूशन आपके लिए विशेष होता है। डोज और डायल्यूशन मेन होता है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के अनुसार डोज और डायल्यूशन का जो सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेडिसिन किसी भी तरीके से बनाओ, 19 से बनाओ, 147 से बनाओ, 199 से बनाओ, या फिर किसी भी और टेक्निक से बनाओ, डोजोलॉजी और डायल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। किसी भी सब्सटेंस को जितना ज्यादा आप नेगेटिव करते जाओगे, वो रेमेडी की उस स्ट्रेन को बॉडी के क्वांटम लेवल के समान पहुंचा देगी। ठीक है, बस ये आपको सीखना है कि जितना मेडिसिन को नेगेटिव करोगे, आपकी बॉडी में जो डिसीज का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, उस फिजिकल क्वांटम के लेवल पर आपको उस डोज और डायल्यूशन को मिक्स करना है। जिस दिन आपने मिक्स करना सीख लिया कि मुझे इसको D4 देना है, इसको D5 देना है, इसको डी, तो कोई भी तत्व उसमें दो प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी, एक होती है डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी क्या, जो बना जाए, जो आप जिस चीज के लिए दे रहे हो उसको फिर से पहले जैसा बना जाए, वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी यानी यानी आपने किसी को दिया और उसको वो खराब कर दे। बिल्कुल नेटवर्क इशू है, बहुत खतरनाक नेटवर्क का सर्वर डाउन चल रहा है। पता नहीं कैसे, आज क्लास जैसे भी हो 15 मिनट है, कर लेते हैं अपन। तो यहां पर इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज जो होता है दोस्तों, क्यूरेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी के रूप में काम करती है। ईएच की मेडिसिन प्योरली क्यूरेटिव और डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी के लेवल पर काम कर रही है। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कौन सी रेमेडी में कौन सी क्यूरेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी रेमेडी में डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है। दोनों चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। इसलिए जब आपको जानना इसके लिए जरूरी है प्रॉपर्टी का, कि जब भी हम किसी चीज को क्योर कर सकते हैं, एक फिजिशियन की ड्यूटी होती है कि हम जब जाने कि यहां पर जो मेडिसिन है वो कॉन्सेंट्रेट एसिड के रूप में तो नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेट एसिड के रूप में है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये एसिड के रूप में आ रहा है, तो आप जब इसको किसी पेशेंट को दोगे तो बिल्कुल कोरोसिव के जैसे काम करेगा, यानी क्रूड इसेंस। जब आप उसको दोगे ना, बिल्कुल कोरोसिव के जैसे काम करेगा। थोड़ा सा भी आपने उसको डाइल्यूट कर दिया ना, तो याद रखिएगा वो इस प्रकार से इरिटेंट के रूप में काम करेगा, लेकिन इरिटेंट। जैसे उदाहरण के लिए C13 का D1, है ना, कोई व्यक्ति 2-2 4-4 महीने हो गया मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी से खाना नहीं खा पा रहा, है ना, माउथ अल्सर जा नहीं रहे, ठीक है, C13 का 10-10 ड्रॉप D1 में गार्गल करा देना। D1 में C13 का 10-10 ड्रॉप हमने कई सालों पुराना, ठीक है, कई सालों पुराने लोगों को हमने वहां पर बहुत तेजी से विद इन 7 to 10 डेज में मिर्ची की चटनी खिला दी हमने दोस्तों। ठीक है, ये चीज है, तो आपको ही पता होना चाहिए। क्रूड इसेंस में देंगे तो बहुत नुकसान करेगा, लेकिन हमने थोड़ा सा डाइल्यूट करा, इरिटेंट करा, ठीक है, और ज्यादा नीचे कीजिए और इस एसिड को आप डाइल्यूट कर लीजिए। ठीक है, आप जैसे इसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, ये स्टिमुलेंट के जैसे काम करेगा, यानी जो चीज कोरोसिव थी उसको आपने थोड़ा डाइल्यूट किया, इरिटेंट हो गया, और थोड़ा डाइल्यूट करा, आप देखो स्टिमुलेंट हो गया, यानी ये किसी को भी स्टिमुलेट कर रहा है। इसीलिए मेडिसिन का कंसंट्रेशन फॉर्म हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, जो कि हार्मफुल भी हो सकता है ना, हार्मफुल भी हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है
इसके कारण और निवारण आप कभी भी D1 D2 D3 प्रैक्टिस नहीं करिएगा जब तक आपको पूरे ऑर्गन के फिलॉसफी पता नहीं है, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल रिलेशन पता नहीं है, कौन सा ऑर्गन कब कैसे रिस्पॉन्स करेगा आपको पता नहीं है, कभी भी D1 D2 D3 की प्रैक्टिस नहीं करिएगा। ये केवल क्वालिटी और क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। अगर हम ईच मेडिसिन के पेशेंट की कंडीशन के अनुसार, जब आपने देखा कि सेल हाइपर एक्टिव है, यानी कि वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव की जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये दो फॉर्म में आप मेडिसिन दे रहे हो, है ना, ये दो फॉर्म में दे रहे हो, तो मेडिसिन भी तीन तरह से काम करती है। जिन्होंने कहा था डाइल्यूशन के लेवल पर, तो मैं उनको यही कह रहा हूं दोस्तों, यहां पर जब आप डाइल्यूशन के फॉर्म में करेंगे तो एक मेडिसिन पॉजिटिव डाइल्यूशन में काम करती है, एक मेडिसिन न्यूट्रल लेवल पर काम करेगी, और वही मेडिसिन नेगेटिव लेवल पर भी काम करती है। ठीक है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव के लेवल आप कैसे करेंगे भाई, है ना, यही चीज सीखने की जरूरत है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में अगर पॉजिटिव डाइल्यूशन देते हो, इसे हम दोस्तों लोअर या स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन कहते हैं। क्लियर करते जाइएगा, इससे ही लोअर या स्ट्रॉन्ग यानी D4 का लेवल। ये डाइल्यूशन बॉडी के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए मैं कहता हूं आवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय हार्मोनल सिस्टम एंड पार्टली बाय नर्वस सिस्टम। अब जब हार्मोनल सिस्टम है तो वो पॉजिटिव में काम करता है, और जितना भी नर्वस सिस्टम है वो नेगेटिव में काम करता है। तो जब आप पॉजिटिव डाइल्यूशन दे रहे हो, जब बॉडी के फंक्शन को स्टिमुलेट करना है, टोन करना है, तब आप इसका उपयोग कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए लॉ ऑफ नेचर के अनुसार जब यहां पर इस प्रकार के मेडिसिन को जो बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस की जाती है, तो जिन्होंने जिस बुक में से मैंने पढ़ा है वो कहते हैं कि यहां पर अल्फा रेज उत्पन्न होती है दोस्तों। और ये डाइल्यूशन याद रखना, यहां से क्लियर करते जाना कि आपने अगर किसी को पॉजिटिव डाइल्यूशन दिया तो वो क्या काम करेगा, कहां तक काम करेगा उस व्यक्ति में, ये डाइल्यूशन स्ट्रांगली काम करेगा, सुपरफिशियली काम करेगा और शॉर्ट पीरियड के लिए वर्क करेगा। यानी हमने जब C13 का D1 का गार्गल कराया तो हमें पता था ये स्ट्रांगली काम करेगा, सुपरफिशियल काम करेगा, और कुछ ही मिनट के लिए, कुछ ही घंटों के लिए काम करेगा, हमें पता था। इसीलिए दोस्तों ये पॉजिटिव डाइल्यूशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डाइल्यूशन, है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डाइल्यूशन पॉजिटिव डाइल्यूशन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डाइल्यूशन इसीलिए पॉजिटिव डाइल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग, सुपरफिशियल और शॉर्ट पीरियड के लिए काम करता है। ठीक है, दूसरी बात, न्यूट्रल डाइल्यूशन। जब आप न्यूट्रल डाइल्यूशन की बात करोगे दोस्तों, ये बॉडी के फंक्शन को जो हाइपर है या बहुत हाइपो है उसको न्यूट्रल करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जब इस प्रकार के मेडिकेशन के प्रोसेस में आप देखते हो तो बीटा रेस उत्पन्न होती है दोस्तों। ठीक है, ये बीटा रेस के लेवल पर आपको देखने को मिलता है, और यही कारण है ऑर्गन, जब यहां पर ये मेडिसिन काम करेगी दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑर्गन्स और वहां पर जब मेडिसिन दे रहे हो लॉन्ग पीरियड के बीच में इंटरकनेक्टेड होता है, यानी ये मेडिसिन उस ऑर्गन को और उसके बीच में जो मेडिसिन का रेशियो है लंबे समय तक वहां पर दोस्तों उस पर काम करती है ना। इसको आप पॉजिटिव वन से कंपेयर कर सकते हो, ये न्यूट्रल डाइल्यूशन है, इसलिए फोर्थ और फिफ्थ डाइल्यूशन याद रखना, फोर्थ और फिफ्थ डाइल्यूशन न्यूट्रल डाइल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, याद रख लेना। फोर्थ और फिफ्थ डाइल्यूशन न्यूट्रल डाइल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो नेगेटिव डाइल्यूशन होते हैं इससे हम हायर या वीकर डाइल्यूशन कहते हैं। यहां मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो गए और जो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी है बहुत कम होती चली गई, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन है बहुत कम होता चला गया, लेकिन फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी है, जो पावर है, क्यूरेटिव पावर है, वो बढ़ता चला गया। इसीलिए ये डाइल्यूशन बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, याद रखना एक वर्ड को, ये डाइल्यूशन बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो अगर आपकी बॉडी के फंक्शन में डिस्टर्बेंसेस है, आप रेगुलेट करना है, नेगेटिव पे जाइए, और यही कारण है ये डाइल्यूशन बॉडी के फंक्शन को जब रेगुलेट करेगा, इसीलिए इसे नेगेटिव डाइल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार का मेडिसिन का जब प्रोसेस किया जाता है तो लॉ ऑफ नेचर के अनुसार यहां पर गामा रेस प्रोड्यूस होती है दोस्तों, और यही कारण है ये डाइल्यूशन बहुत वीकर होता है, बहुत डीपली काम करता, बहुत गहराई में जाकर काम करता, लंबे समय वर्क करता है। नेगेटिव डाइल्यूशन 10th से ऊपर के जितने भी 1000 डाइल्यूशन होता है, 10,000 डाइल्यूशन होता है, ये सब सब नेगेटिव डाइल्यूशन या वीकर डाइल्यूशन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होना चाहिए। जब जब आप वहां पर मेडिसिनल प्रॉपर्टी के अनुसार आप देखते हो दोस्तों, तो यहां पर जब भी आप डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे D1 D2 D3, लेकिन आप जब आगे की प्रॉपर्टी बताएंगे सारे जितने भी D4 से लगाकर आप यूज करते हो सब में क्यूरेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और जब क्यूरेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहां पर हायर डाइल्यूशन लोअर डाइल्यूशन की तुलना में ज्यादा क्यूरेटिव पावर रखता है दोस्तों।
ठीक है, बहुत ज्यादा क्यूरिटी पावर रखता है, और यही क्यूरिटी पावर बहुत सारे स्ट्रांग फ्रेमवर्क तय करता है जो हम लोग टेबल प्रैक्टिस में देखते हैं दोस्तों। बहुत सारी ताकत यहां पर डेवलप करता है। इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, लोअर डायल्यूशन में जो मेडिसिनल पावर होता है हायर डायल्यूशन की तुलना में ज्यादा होता है। याद रखना आप इस बात को, जो लोअर डायल्यूशन आप यूज कर रहे हो उसमें मेडिसिनल पावर हायर डायल्यूशन के रूप में ज्यादा होता है। क्यूरेटिंग पावर कम है, लेकिन मेडिसिन की मात्रा ज्यादा है, लेकिन जो पावर होता है ना वो कम है। याद रखना, यही डायल्यूशन का इंपॉर्टेंस होता है डायनेमिक मेवर में, जब आप मेडिसिन को स्ट्रांगली डीपली वहां पर एक्ट कराते हो दोस्तों, तब जो जितना भी हायर डायल्यूशन होता है वो डीपली एक्ट करता है। वो डिसीज को, जो जड़ है डिसीज की, जहां पर वो फैल रहा है, उस फैलने वाली जगह से वापस जैसे आया है, यहां से शुरू का यहां आया था, यहां से वापस अपनी जगह लेकर आता है दोस्तों। यही कारण है क्यूर करने का काम करता है। जब ये मेडिसिन सुपरफिशियल एक्ट करेगी दोस्तों, तो केवल और केवल ऑर्गन के फंक्शन को स्टिमुलेट करेगी, है ना। याद रखना, केवल जो फंक्शन है उस फंक्शन को इंप्रूव करेगी। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आप वन नाइन रेशन को बहुत अच्छे से समझ गए। ये सुपरफिशियल काम करके केवल और केवल फंक्शन को इंप्रूव करके उसको बैलेंस करने का काम करेगी। क्यूरिंग पावर, जब आप नेगेटिव में जाओगे, D7 D8 D9 D10 में जाओगे, क्यूरेटिंग पावर ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रांग लेवल आपको दिखाएगा। इसीलिए ऊपर मैंने जितनी भी चीज आपको समझाई, चाहे वो पॉजिटिव हो, न्यूट्रल और नेगेटिव हो, वो डिसीज के स्टेज के हिसाब से आप सिलेक्ट करते हो। एक्यूट डिसीज में लोअर डायल्यूशन का प्रयोग करते हो, सब एक्यूट डिसीज में न्यूट्रल डायल्यूशन का प्रयोग करते हो, और क्रॉनिक डिसीज में हायर डायल्यूशन का प्रयोग करते हो। इसी कारण से आपके रिजल्ट दोगुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जितने कम होते जाएंगे क्यूरेटिव पावर उतना बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने अपनी 32 साल की लाइफ में सीखा है दोस्तों। इसीलिए आपको यहां पर ये बहुत स्ट्रांगली समझना है कि लोअर डायल्यूशन ऑर्गन के जो सिक्रेशन होता है, वो जो फंक्शन होते हैं उनको बढ़ाता है। यानी आपको कभी कोई डिसीज में अगर ये नजर आ रहा कि कोई भी ऑर्गन का जो फंक्शन है वो कम हो गया, उसके जो सिक्रेशन है वो कम हो गए, आप लोअर डायल्यूशन पर आ जाओ, है ना, फंक्शन के लेवल पर। और हायर डायल्यूशन सिक्रेशन और फंक्शन को कम करता है ना। यानी नेगेटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव मेडिसिन दे रहा हूं, ठीक है। जब लोअर डायल्यूशन की बात करते हो हम दोस्तों, लोअर डायल्यूशन को हमेशा शॉर्ट इंटरवल पर देना है आपको। हायर जितने भी डायल्यूशन होते हैं ना, लॉन्गर इंटरवल पे। यानी सीरियस कंडीशन है तो रोज भी दे सकते हो, लेकिन 200 500 1000 5000 इनको वीकली 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, हमेशा डोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यदि आपको पॉजिटिव डोज है तो 15 बूंद से 40 बूंद दे सकते हो, नेगेटिव डोज है तो 5 बूंद से 10 बूंद 2 बूंद तक दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब कोई रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन कब होगी? एग्रावेशन तो होता नहीं इलेक्ट्रोमोपैथ में, लेकिन रिएक्शन जरूर होती है। यानी आपने अगर पॉजिटिव डिसीज है और पॉजिटिव मेडिसिन दे दी, यानी हाइपर फंक्शन है और हाइपर मेडिसिन दे दी आपने, क्या होगा? एग्रावेशन होगा ना, रिएक्शन होगी ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब भी एक्यूट कंडीशन में हायर डायल्यूशन का उपयोग करते हो, क्रॉनिक कंडीशन में करते हो, जब इस प्रकार के कंडीशन में रिएक्शन उत्पन्न होती है, एग्रावेशन के रूप में ही उत्पन्न होगी, लेकिन वो एग्रावेशन नहीं होगा, सिम्टम को बढ़ा देगा, है ना। जब हम एक्यूट कंडीशन में हायर डायल्यूशन का प्रयोग करते हो दोस्तों, तो मॉडिलिटी के रूप में होता है, जल्दी से उसको बाहर निकालता है। लेकिन हमको क्या लगता है, पेशेंट को क्या लगता है, अरे यार इसने गलत दवाई दे दी, एकदम से सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ गए। वो एक साथ बीमारी को बाहर निकाल रहा है, जगह जगह से बाहर निकाल रहा है ना। इसीलिए याद रखना, आपको खुश हो जाना है कि जो मैंने मेडिसिन दिया ना बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैंने डायल्यूशन गलत दिया, है ना। मेरे को डायल्यूशन, जो मैंने नेगेटिव दिया उसको पॉजिटिव करना है, जो पॉजिटिव दिया उसको नेगेटिव करना है। इसीलिए रिएक्शन की रिकवरी के लिए बिल्कुल ऑपोजिट डायल्यूशन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन उत्पन्न हो रही है तो आपको लोअर डायल्यूशन का उपयोग करना है, अगर आपने हायर दिया, ठीक है। उस कंडीशन में आपको हायर डायल्यूशन का प्रयोग करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। यदि आपने हायर डायल्यूशन का प्रयोग किया है तो आपको रिएक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में लोअर डायल्यूशन का उपयोग करना है। इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, जहां न्यूट्रिशन की जरूरत है 19, जहां पर आपको इस प्रकार से क्यूरेटिंग पावर करना है 147 का लेवल मेंटेन करना है। और यही कारण है दोस्तों, ऊपर जितना मैंने डोज और डायल्यूशन के मेथड समझाई ना, सब इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। बस यहां थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है दोस्तों, और वो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जब स्ट्रॉन्ग डोज दे रहे हो आप, है ना, सिलेक्टेड डायल्यूशन की कोई सी भी मात्रा, चाहे आप D6 दे रहे हो, D7 दे रहे हो, D8 दे रहे हो, D10 दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, अगर डायरेक्ट आपने ड्राई रूप में डायरेक्ट ऑन टंग लिया है,
वो स्ट्रॉन्गर डोज कहलाता है दोस्तों। वो किसी भी प्रकार का लिक्विड क्यों ना हो, 10 बूंद आपने डाल लिया, या उसी लिक्विड की ग्लोबुल 10 ग्लोबुल्स हो, आपने ऑन टंग डाल लिया, वो स्ट्रॉन्गर डोज होता है। ठीक है, याद रखना, क्विक रिस्पांस की जब भी जरूरत होती है ना, तो स्ट्रॉन्गर डोज में 10 to 20 ड्रॉप या उसी के समानांतर ग्लोबुल्स को आप डायरेक्ट ऑन टंग देते हो, है ना, वो स्ट्रॉन्गर डोज होता है दोस्तों। लाइटर डोज, जब उसी क्वांटिटी सेम डाइल्यूशन का प्रयोग वाटर में डाइल्यूट करके देते हो, तो ये डोज जो होता है ना दोस्तों, लाइटर नेचर का हो जाता है। ठीक है, इसे हम ऑर्गन या सिस्टम के हाइपर फंक्शन में प्रयोग करते हैं, है ना। डोज 10 बूंद से 40 बूंद तक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कभी कभी बहुत दिक्कत आती है, मान लो सांप ने काट लिया, क्या करोगे, बिच्छू ने काट लिया, क्या करोगे आप, है ना, मैसिव डोज देने की जरूरत होती है। मेडिसिन की लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में मेडिसिन उस कंडीशन में देते हैं जब पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है ना। हमें क्विक रिस्पांस की जरूरत होती है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वेट कर सकें, है ना। उस कंडीशन में मैसिव डोज दिया जाता है दोस्तों, 20 से 40 बूंद और 20 to 40 ड्रॉप्स तक वहां पर आप देते हो। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट होता है दोस्तों। कभी कभी कुछ मेडिसिन जो होती है, आप किसी पेशेंट को दिए, आपके साथ देखने को मिलेगा, कुछ ड्रॉप से रिस्पॉन्ड तो अच्छा मिला आपको, लेकिन कुछ दिनों के बाद पेशेंट आके बोलता है, अरे साहब आपने जो पहले दिया था उससे रिजल्ट आया था, अब तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी मेडिसिन की रिस्पॉन्स नील हो गई। इससे क्या पता चलता है आपको, आपको ये पता चलता है आपकी मेडिसिन तो सही है, परंतु जो आपने डाइल्यूशन दिया ना वो करेक्ट नहीं है। यानी आपने D5 दिया, उससे रिस्पॉन्स आया लेकिन रुक गया, आपने D6 दिया, उससे रिस्पॉन्स आया, रुक गया। रिस्पांस आया मतलब आपकी थ्योरी सही है, आप नेगेटिव जा रहे हो, लेकिन D6 नहीं, आप D7 D8 9 में जाओ। आपने जैसे डायल्यूशन बनाया फिर से रिस्पांस आने लग गया, इसका मतलब हमने गलती की थी, वो सुधार दी। ये प्रैक्टिस के अनुभव से शामिल होगा आपको। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ये सारी चीजें 1 by 1 आपको सीखने को मिलती चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, यही कारण है डोज और डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेलेक्ट किया जाता है, जो बच्चे से लगाकर बूढ़े तक, 2 बूंद से लगाकर 40 बूंद तक अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन कई प्रकार से प्रिपेयर की जाती है दोस्तों, चाहे आप ड्रॉप्स में दे दो, ग्लोबल्स में दे दो, डिस्केट्स में दे दो, टैबलेट्स में दे दो, कैप्सूल में दे दो, सैरप में दे दो, लोकली एक्सटर्नल कंप्रेस में, पेंट में, लोशन में, ऑइंटमेंट में, स्प्रे में, या किसी भी तरह से आप इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन का उपयोग कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है यहां पर कि बेसिक लॉ प्रैक्टिस क्या होता है ना। 10 मिनट का और समय लूंगा आपसे दोस्तों। अगर बेसिक लॉ प्रैक्टिस देखें तो हम लोग बहुत गलती करते हैं, है ना। मेरा जो मानना है, जब भी आप किसी व्यक्ति को डोज दें, 3 बार से ज्यादा मत दें, 10 ड्रॉप 15 ड्रॉप जो भी देना है, TDS, इससे ज्यादा मत दें, है ना। याद रखिए, जब भी कोई कंडीशन एक्यूट या एग्रीगेशन के लेवल पर आ रही है ना, यानी बहुत खतरनाक स्टेज है, डोज कम कर दीजिए। आप जहां 10-15 ड्रॉप दे रहे मत दीजिए, 5 ड्रॉप कर दीजिए, है ना, 5 से 6 ड्रॉप आप 6 टाइम कर दीजिए। ठीक है, डोज कम कर दीजिए। भाई कोई गुस्सा आता है तो आप भी गुस्सा करेंगे, नहीं ना, आप विपरीत करेंगे, हाँ ठीक है यार तो कर ले गुस्सा, जब मेरा वक्त आएगा मैं भी देख लूंगा, है ना। तो उस कंडीशन में आपको डोज रिड्यूस करना है। आप देखो वो कंडीशन ठंडी पड़ जाएगी और अपने आप क्यूर हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आप कभी भी किसी को दे रहे हो दोस्तों, एडल्ट के लेवल पर 10 ड्रॉप से 40 ड्रॉप, चिल्ड्रन के लेवल पर बिलो 5 ईयर 1 ड्रॉप से लगाकर 10 ड्रॉप, याद रखिएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के दौरान ट्रीटमेंट बंद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपने कोई मेडिसिन ऐसी दी है जिससे वहां पर ब्लीडिंग बढ़े। अगर वो मेडिसिन नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर हम लोग मेडिसिन का पावर जनरेट कर रहे हैं, 5-6 दिन मेंसेस में आपने मेडिसिन बंद कर दी, फिर जहां से शुरू हुए थे वहां पहुंच गए, इसलिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान मेडिसिन बंद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ज्यादातर मेडिसिन बिफोर मिल एंड आफ्टर मिल दी जाती है, उसका रीजन होता है, कुछ फैक्टर बिफोर मिल काम करते हैं, कुछ फैक्टर आफ्टर मिल काम करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ने के दौरान, पूरे सिस्टम पढ़ने के दौरान आपको पता होना चाहिए कि खाने के पहले आपके बॉडी में क्या क्या प्रोसेस जनरेट हो रही, खाने के बाद आपके बॉडी में क्या क्या प्रोसेस हो रही, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप नेगेटिव डिसीज में, जब बहुत हाइपो फंक्शन वहां पर हो रहा है, आप डायरेक्टली कोई भी मेडिसिन ऑन टंग दीजिए। ठीक है जी देवेंद्र सर, जब भी कोई नेगेटिव कंडीशन है, सीधे ऑन टंग मेडिसिन दीजिए, बिल्कुल टॉप क्लास रिजल्ट आता है, इमीडिएट 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे आपको।
जब पॉजिटिव कंडीशन होती है, हाइपर फंक्शनिंग आपके बॉडी में हो रही है, कभी भी ऑन टंग मत दीजिए, आप उसे पानी में डाइल्यूट करके दीजिए। जितना ज्यादा पानी उतना टॉप क्लास रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट वहां पर मिलता है ना। याद रखिएगा, मिनिमम मेडिसिन, आप एक कोई भी कंडीशन के ट्रीटमेंट में जितना कम मेडिसिन यूज करोगे उतने टॉप क्लास रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो जरूरी है वो तो आपको यूज करना ही करना है ना। याद रखना दोस्तों, जब पॉजिटिव डिसीज होती है, हमेशा पॉजिटिव डिसीज होती है दोस्तों, तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी पॉजिटिव डिसीज यानी हाइपर कंडीशन होती है, एक मेडिसिन कभी मत भूलना, वाई, वाई कभी मत भूलना। स्मेल करा दो, लिक्विड में डालकर एक ड्रॉप दे दो। कोई भी कंडीशन जब हाइपर होती है, हेडेक ही बहुत हाइपर हो गया, बहुत हो गया, कोई बात नहीं, वाई लीजिए, एक ड्रॉप स्मेल करा दीजिए, एक ड्रॉप लीजिए, पानी चाय कॉफी जो बनाना पिला दीजिए, आप वाई का 5 ड्रॉप लेकर स्कल पे लगा दीजिए। आप देखिए हाइपर कंडीशन उसी समय विद इन अ 1 आवर विदाउट एनी ओरल मेडिसिन सबसाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब भी फेब्रोफिगो ग्रुप है ना, राइट साइड ऑफ द बॉडी के लेवल पर, एंजाइटी को ग्रुप याद रखना दोस्तों, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी के लेवल पर टॉप क्लास काम करता है। ये आपको प्रैक्टिकल पता है कि अगर मेरे राइट साइड में कोई प्रॉब्लम आई तो फेब्रोफिगो ग्रुप यूज करना है। ठीक है, अगर मेरे लेफ्ट साइड में आई तो याद रखना दोस्तों, यहां पर आपको एंजाइटी को ग्रुप का प्रयोग करना है। आप लेफ्ट साइड यानी हार्ट के लेवल पर आप एंजाइटी को ग्रुप का रिजल्ट ले लीजिएगा दोस्तों। A1 फॉर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, A2 फॉर राइट साइड ऑफ हार्ट, यानी आपके बॉडी से मतलब आपके हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाना है, आपको लेफ्ट साइड में A1 का प्रयोग करना है। आपकी राइट साइड में बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड आना है, आपको A2 का प्रयोग करना है। यानी आपको वेरिकोज वेन आ रहा है तो आपके बॉडी से ब्लड हार्ट में नहीं जा रहा, आप हार्ट पे मसाज करा दो और A2 साथ में चला दो, आप देख लो। बस यही चीज याद रखना, यदि आपके फंक्शन आपको फिजियोलॉजिकल पता है कि आपके बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ प्रॉपर नहीं आ रहा, इसका मतलब जो सिस्टम यहां वर्क कर रहा था वो डिस्टर्ब है, तो आपको वहां A2 से हार्ट की तरफ मेडिसिन मतलब जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है न्यूट्रिशन ऑर्गन को नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन तो आप खा रहे हो लेकिन ऑर्गन को नहीं मिल रहा, तो आप A1 के मेडिसिन ऐड करके वहां पर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराइए, आप देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ग्लैंड्स की कोई डिसीज होती है ना, आप लिम्फेटिको और कैंसरस ग्रुप को जरूर आप शामिल कीजिएगा। लिम्फेडेनोपैथी हो गया, ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया, है ना, थायराइड हो गया, गॉइटर हो गया, बगैर लिम्फेटिको और कैंसरस ग्रुप की L1 L2 C1 C18 बगैर इनके आप ठीक नहीं कर सकते हो। जब भी नर्वस डिसीज कोई ट्रीट करते हो, पैरालिसिस हो कुछ हो, F1W का बगैर वो नहीं ठीक होगा, आपको 2 मेडिसिन हाउ एनी कंडीशन देना पड़ेगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा डिसीज की कैटेगरी का चुनाव कीजिए आप, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक, मैंने इसीलिए कल आपको बताया था, सेंग्वाइन, लिम्फेटिक एंड मिक्स, आपको डिसीज की कैटेगरी चुनना पड़ेगा। हमेशा रेमेडी को आप उसकी प्लांट की बिहेवियर, जो प्लांट उसमें पाए जाते हैं उनके बिहेवियर, उनके जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा, तब आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मॉडर्न साइंस से 24 घंटे पहले रिजल्ट दिखा देगा आपको दोस्तों। ठीक है, हमेशा याद रख लेना, ये मेरी बात मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो सारे लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अगर आपको डायग्नोसिस में कंफ्यूजन होता है ना, तो हमारे पुराने लोग यही करते थे, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील स्लास। अगर आपको डाउट है ना अपने आप पे, ये 3 फार्मूले हमेशा प्रिपेयर करके पहले तैयार रखो, पेशेंट को दे दो आप। ठीक है, 50% आपके रोग खत्म हो गए, अब आपकी बारी है 50% की। ठीक है, जब तक आप प्रिपेयर होइए, अगली बार आएगा जब उसके सारे सिम्टम खुल के सामने आ जाएंगे, फिर तो सिलेक्शन कर लोगे ना आप। हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है, एंजाइटी को ग्रुप हमेशा सेंग्वाइन टेम्परामेंट के लेवल पर यूज कीजिएगा दोस्तों, हमेशा सेंग्वाइन टेम्परामेंट के लेवल पर यूज कीजिएगा, है ना। लिम्फेटिक टेम्परामेंट, स्क्रोफोस और लिम्फेटिको ग्रुप दोस्तों हमेशा ऑर्गेनिक रेमेडी होती है, ऑर्गन्स के लेवल पर काम करने वाली रेमेडी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल तय कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जब मिक्स टेम्परामेंट आएगा ना तब कैंसरस और वेनेरियो 1 को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्तों, फीमेल की रेमेडी की बात आती है, S3 सॉरी A3 C1। ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्तों, ये मेडिसिन स्पेसिफिकली फीमेल के लिए बनी हुई है ना, इसीलिए लिम्फेटिक टेम्परामेंट की जो फीमेल होती है उनमें आपको हमेशा लिम्फेटिको टेम्परामेंट के मेडिसिन के साथ A3 के साथ L1 यानी L2 दे दो आप। ठीक है, अगर आप सिंगल फीमेल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विदाउट A3 फीमेल का ट्रीटमेंट नहीं होता, आप मान के चलिए विदाउट P3 फीमेल का ट्रीटमेंट नहीं होता।
मान के चलिए दोनों मेडिसिन 90 से 95% फीमेल की प्रॉब्लम सॉल्व करती है दोस्तों। ठीक है, हमेशा कई बार ये निश्चित किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी हर प्रोटोकॉल में होना जरूरी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिसिटी को अपने प्रोटोकॉल में ऐड करोगे आपका रिजल्ट 2 गुना बढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी है ना। याद रखना, ए ग्रुप के साथ में हमेशा आपको वाई, आर ई और बी बहुत ज्यादा यूज करना है। जब भी एंजाइटी को ग्रुप की बात आएगी, वाई, आर ई और बी बहुत ज्यादा यूज करना है, बहुत ज्यादा जगह पर प्रैक्टिकल आपको यूज करना है। इसलिए माइंड में फिट कर लेना है 3 में से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी ऐड करना है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब 20 साल से कम के लोग आएंगे ना, तो याद रखना स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है ना। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप एक्यूट कंडीशन कहलाता है। जितनी भी एक्यूट डिसीज होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल आपको तय करने के लिए वहां पर मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम यही रखते हैं, कल भी बहुत सारी चीजें रह गई है, कल हम लोग पूरा करेंगे। मेरी क्लास कंटिन्यू है 23 तारीख तक, 23 तक, कोई छुट्टी नहीं है। जिसको ज्वाइन करना है कंटिन्यू ज्वाइन करते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहां पर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पुट कर सकते हैं। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You are now connected to Boat Stone 650. हैंड राइज कर दीजिए जी दास सर। जी सर, प्रणाम सर। जी हाँ सर, पूछना था कि जैसे कि अगर हम डीजल से क्रूड एसेंसिटी 1 D2 D3 करेंगे तो उसमें कितना हाँ स्ट्रोक देंगे सर? सर, स्ट्रोक तो सब में सेम देना है। डिस्टिल वाटर में बनाओगे तो कोई स्ट्रोक नहीं। अगर आप अच्छा। डीजल बनाओगे तब भी वही स्ट्रोक देना है, आरएस बनाओगे तब भी वही स्ट्रोक देना है। बिकॉज अल्कोहल कभी भी डिस्टिल वाटर में मिक्स नहीं होता है। जब आप उसको पोटेंटाइज करोगे तो उनके बीच में घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो वहां पर सारी मिक्सिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा सर। मॉलिक्यूल्स उसमें ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जी सर। नहीं, हम जैसे सोच रहे थे सर कि जैसे कि जब डीजल बनाएंगे 700 ml और 100 ml उसी वक्त 105 स्टोक दे लेंगे, उसके बाद फिर डाइल्यूट करेंगे तो स्टोक का जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है बॉस, मेडिसिन तो मिलाओगे ना बाद में, कि मेडिसिन जी, नहीं मिला रहे हो, है ना। कंफ्यूजन चल रहा था दिमाग में सर। हाँ, ठीक है सर। मेडिसिन मिलाओगे जब भी तो आपको वहां पर करना पड़ेगा ना। जी 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 सर। जी अनिल मंजनारी सर। हेलो सर। जी सर। जी मंजनारी सर। अनिल मंजनारी हेलो। सर। हाँ सर, हाँ सर। जी। हाँ सर, मेरा एक एक पूछना था मुझे। जैसे कि मुझे D6 या D7 की मेडिसिन पेशेंट को कैरी करना है। हम्म एक फार्मूले में जैसे 4 मेडिसिन है, हम्म तो D6 मुझे देना है, तो D6 में से मैं 30 ml सेम मेडिसिन कैरी करना है या कुछ ड्रॉप डाल के देना है सर? आप D6 से डिस्टिल वाटर में डाल के दे दीजिए। हाँ सर, सेम मेडिसिन यानी सेम क्वांटिटी में देना है या कुछ ड्रॉप? सर आपको जैसा देना है, D6 में देना है तो D6 की जितनी क्वांटिटी के मेडिसिन डालना है आप डिस्टिल वाटर में डाल के दे दीजिए। ठीक है, आप जब तक स्ट्रोक नहीं मारेंगे वैसे के वैसी मेडिसिन रहेगी। आपने स्ट्रोक मार दिया तो वो आगे के पोटेंसी में चली जाएगी। ठीक है, अनिल मंजनारी सर। ओके सर, थैंक यू। है ना। जी जी राकेश सर। ओके। राकेश कुमार सिंह सर।
सिंह सर, राकेश कुमार सिंह सर। मेरा जी दोनों पैर मेरा दोनों पैर शून्यपन हो गया है 1 महीने से। तो ठीक है, क्या डायग्नोस कर रहे हो आप? ऐसे सर हमको जनरल टॉनिक सेकेंड डायल्यूशन में ले रहे हैं, हम्म तो S5 RE को भी ज्यादा डोज में ले सर, रहे हैं। आप न्यूरोलॉजिकल वीकनेस से मुझे लग रहा है ग्रसित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीविटामिन 1 और 2 लीजिए सर, ठीक है? अच्छा जी वो सर। लीजिए आप, S5C5F1 S6C6RE सेकेंड डायल्यूशन प्लस सिंथेसिस सेकेंड प्लस WARE, ठीक है? ये बहुत जी सर। जबरदस्त काम करेगा, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? इस हार्ट के थोड़ा प्रॉब्लम आया भी है सर, हार्ट में। हार्ट में आप मुझे पूरी रिपोर्ट बताओ तो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। ऐसा अधूरा ट्रीटमेंट पूछोगे तो अधूरा ही रहेगा सर, जी सर, ठीक कहें है? कि डॉक्टर दिखाए थे तो बोले कि अब भाल में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आया है। हाँ, तो वो आप पूरी चीज बताओगे तो रिजल्ट उसी के अनुसार, आप आधा पूछोगे तो आधा ही रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है? जी सर। जी तो कल सर हम पूरा रिपोर्ट लेके आपको बताएंगे सर। ठीक है जी। शिल्पा मैडम, शिल्पा मैम जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, शिल्पा मैम। हाँ जी सर, जैसे कई प्रैक्टिशनर DW की जगह RO वाटर यूज करते, तो क्या वो सही है सर? बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कंपनी होती है वीजल, है ना, होम्योपैथ की कंपनी है वीजल, उसका जो ओके। डिस्क है 5 साल खराब नहीं होता मैडम। एक मिनट, मेरे पास रखा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं पिछले काफी सालों से यूज कर रहा हूँ, ये देखिए आप, हाँ जी ये, सर। ठीक है? ये होम्योपैथ कंपनी है, 1 लीटर के हिसाब से बना के देती है ना? ठीक है सर। बहुत शानदार, मतलब इसके रिजल्ट है। मेरे जितने भी डाइल्यूशन होते हैं मैं इसी में बनाता हूँ, मैं खुद भी मेडिसिन इसी में लेता हूँ, ठीक है? और मैं पिछले करीब करीब 6 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ। टॉप ब्रांड है और बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट इसके। पहले तो मैं बहुत महंगा लेता था, 5 लीटर मेरे पास 240 रुपए का आता था प्योर डिस्टिल वाटर, लेकिन ये कंपनी 1 लीटर 30 रुपए में प्रोवाइड करती है, तो मुझे तो 5 लीटर 150 में ही मिल गया, और वो भी GST लग के बाद मुझे 30 में मिलता है, ठीक है? तो मेरे पास तो जेन्युइन चीज आ गई, ठीक है ना? इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी पेशेंट को कभी भी दे दो, वो भले 1.5 साल मेडिसिन रखेगा, खराब नहीं होगा, ठीक है? जी जी। डॉक्टर देवेन शर्मा जी, देवेन शर्मा जी। जी प्रणाम जी सर। सर, जी नमस्ते जी जी। सर, ये पूछ रहे थे, जैसे मान लीजिए पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं 30 ml, हम्म तो अगर 1 डे मान लीजिए 8 दिन की दे रहे हैं तो 20-20 बूंद चलाएंगे तो 8 दिन चल जाएगा 3 टाइम में। अगर बिल्कुल। उसमें 1 डे 1 ड्रॉप मेडिसिन ऐड करें और डिजिटल वाटर भर के दें तो क्या उसका रिजल्ट ऑथेंटिक होगा सर? ना सर, मजा नहीं आएगा। जी आपको इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको नेगेटिव देना चाहते हो या पॉजिटिव देना चाहते हो। यानी आप, अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, यदि हार्मोनल सिस्टम की तरफ जाओ तो 1:9 का रेशियो, यानी डोज ज्यादा रखो, और अगर आप नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव डोज रखो। ये आपको यहाँ भी समझना पड़ेगा सर, ठीक है ना? जी जी। जी यानी कि मेडिसिन जो डाइल्यूट करके रखे हैं उसको डायरेक्ट दें और उसी में बिल्कुल, से डोज बना। बिल्कुल सर, जैसे मैंने हम इसीलिए सर कहा। ज्यादा क्या करते हैं, जी 10 kg पर 1 ड्रॉप रखते हैं ज्यादा, 10 किलो पर 1 एक बूंद।